खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जो आइंदा इजलास होना है सिक्योरिटी के हवाले से उसमें शिरकत करना चाहिए, मगर वो कितने बाख्तियार हैं? क्या वो फैसला कर सकते हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ बानी PTI या नहीं? ये इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। मगर इसके साथ एक और बात भी है। बात यह है कि इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स एंड सीकिंग द कोऑपरेशन, जो कि बिल्कुल होना चाहिए और उन्हें करना भी चाहिए, वो तो सारा दिन उनकी बहनें बाहर बैठी रहती हैं, उनको अंदर मिलने कोई नहीं देता। वहाँ पे हाई कोर्ट का जो बंदा क्लॉक जाती है वहाँ पे उन्हें अंदर कोई घुसने नहीं देता। तो क्या ये वन वे ट्रैफिक चल पाएगी? नहीं। इस मुश्किल वक्त में हमें सबको इकट्ठे होकर बैठना है और असूली तौर पर हम सब का इत्तेफाक है कि बैठ के हमें इस इंतहाई मुश्किल सिक्योरिटी सूरत हाल से कैसे निकलना है। उधर KPK और वफाक भी एक पेज पे नहीं है। परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। जब हमें बिल्कुल एक पेज पे बैठा होना चाहिए, वहाँ हम पर्सनल अकाउंट सेटल कर रहे हैं, डर लगता है कोई बाहर ना आ जाए, कोई अंदर ना चला जाए, वो बाहर आ गया तो कहीं हम तो नहीं अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर दिस कंट्री। अल्लाह ताला हमें इससे निकाले। IPP कहते हैं जी हम मुनाफे का बिल्कुल हिसाब नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई साहब? कौन देता है? किसने दिया? और फिर इस मुनाफे में उनका कोई हिस्सा तो नहीं निकल आएगा जिन्होंने इतने जेनरस किस्म के मुआहदे, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था कि इस तरह के स्वीट मुआहदे दुनिया में किसी को नहीं मिले। ये 2014 की गालबन इशाअत है फाइनेंशियल टाइम्स की, जो दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में आता है। तो ये क्यों भाई मुनाफों का हिसाब देंगे? तो मुनाफों का हिसाब दिया तो जो लोग बड़े बाइज्जत हैं कि उन्हें हमें जेल में ना फेंकना पड़ जाए। इसके साथ साथ बात करेंगे अमेरिका के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। 2-3 बड़ी गलत खबरें आ रही हैं। इवन ट्रैवल एडवाइजरी यूरोप ने जारी कर दी है उसके बारे में। अमेरिका की मैशत बिल्कुल गैर दुरुस्त है और कोई दिवालिया होने की जो बातें हो रही हैं, बहरहाल इट इस कबल अज वक्त है, क्योंकि दिवालिया होने के लिए, और दिवालिया तो वो हो चुका है। मुल्क दुनिया की अक्सर मैशतें अमली तौर पर दिवालिया हो चुकी हैं, चाहे वो अमेरिका बहादुर हो, चाहे वो वतन अजीज़ हो। क्योंकि जब अमेरिका का तो हमसे भी बुरा हाल है, क्योंकि $36 ट्रिलियन का उस पर कर्जा है। उसकी टोटल मैशत जो है $33 ट्रिलियन की है। बस ऐलान हमने नहीं कर रखा, कर्जा लिए जा रहे हैं और कर्जे की सीलें हम ऊपर ले जाते हैं। मगर ये बड़ा, और साथ 2 खबरें और भी आपसे डिस्कस करेंगे हम। इवन इजराइल की जो रूलिंग एलीट की जो लोग हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार लोग पिछले साल खुद इजराइल छोड़ के भाग गए हैं। जो गरीब भाग नहीं सकते वो नेतान्याहू के खिलाफ बिल बिला के उसकी सड़कों पर निकल आए हैं। जिनके पास एक वीज़ा या एक टिकट है किसी जहाज का, वो वहाँ से भाग। और अमेरिका के फौज में लोग डिजर्शन क्यों कर रहे हैं? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमेरिका इजराइल पॉलिसी, उसके खिलाफ जो है लोग अमेरिकी फ़ौज से इस्तीफे दे रहे हैं। मियाँ साहब, ये अब होना तो चाहिए। कौमी सलामती में PTI को भी आना चाहिए, सबको भी आना चाहिए। उधर से आप उसकी आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, कोई उसको रिलीफ टके का नहीं गवर्नमेंट दे रही, और उधर से वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई हमारे लिए जो है वो आप वतन अजीज़ की खातर हो जाना चाहिए इकट्ठे। मगर आप ये क्या समझते हैं कि ये सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें ये क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं बात। मियाँ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरी नाचीज़ राय और मेरा जो आमियाना सा एक तज्जिया है, जो मुतहारब ताकतें हैं विदाउट नेमिंग देम, वो जिस मकाम पर जहाँ पहुँच चुकी हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। आज अगर हम ये सोचें कि जो असल लड़ाई जिनके माबैन है वो वापस एक पेज पे आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। ये तो कोई एक्स फैक्टर ही होगा जो फैसला करेगा। मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है? देखिए काजी साहब, कोई ना कोई बातचीत तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और बैकडोर राब्ते अभी भी जारी हैं। और वो जेल के अंदर जो 2 कैदी हैं, जिनमें इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, उनमें राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। और बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को कायल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये हो रहा है। सलमान अकरम राजा की आज मुलाकात हुई है, वहाँ पर पैगाम रसानी भी हुई है, और बानी PTI को जो है वहाँ पैगाम भी दिया गया है, उनसे हदायत भी ली गई हैं। बाकी मुलाकातें आज नहीं हो सकें। और जो कल सलमान अकरम राजा ने बयान दिया था और उन्होंने कहा है कि हम अगर दोबारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है तो हमें जाना चाहिए, इसका भी एक बैकग्राउंड है काजी साहब। और वो बैकग्राउंड जो है वो आप देखें, इसको कुछ थोड़ा सा कल के जो लम्हात हैं दिन के, उसमें अगर देखा जाए तो एक अहम मुलाकात भी हुई, और अहम मुलाकात के बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें लाइट हुई हैं। जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी यहाँ पर 6 दिन से इस्लामाबाद के अंदर हैं। उनकी बानी PTI से मुलाकात तो नहीं हो पा रही, आज भी उनकी मुलाकात थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई अभी तक। और वो भी उनके बारे में भी ये इत्तलात आ रही है कि मुलाकातें हो रही हैं। नहीं, मैंने सुना है बानी PTI खुद नहीं मिलना चाह रहे उनसे, गंडापुर साहब से। काजी साहब, कल तक तो 2 आ रहा थी कि हो सकता है कि खुद कतरा रहे हों अली अमीन गंडापुर, लेकिन आज ये वाजे हो रहा है कि बानी PTI जो है वो उनसे मिलना नहीं चाह रहे।
इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। 4 बजे उनकी मुलाकात मुतवक्के थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। और अली अमीन गंडापुर जो है वो बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा सके। दूसरी जानिब आपने देखा कि राणा सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि अगर अगला इजलास होता है, बल्कि उन्होंने कहा कि इजलास बुलाना चाहिए। जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम्स तो उलट हो रही हैं। अलीमा साहिबा ने आज जो प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं कितने घंटे बैठ के आ गई। गवर्नमेंट कहीं भी कोई लेटअप नहीं दे रही कि एक बहुत बड़ा इशू है, ये केस भी देख लेंगे, ये चलते भी रहेंगे, अदालतें भी इधर रहेंगी। लेकिन अगर आप वाकई आइस ब्रेक करना चाहते हैं तो भाई आपको कुछ सीबीएम्स तो करनी पड़ेंगी, मगर वो नहीं हो रही। और शायद मुझे लगता है कि हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं है सीबीएम्स। मियां साहब देखें काजी साहब, जो मुलाकातें हैं वो महदूद कर दी गई हैं, इसमें कोई हिकमत की बात है, क्योंकि मुलाकातें और वहाँ समातें जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो रही। मुलाकातें महदूद कर दी गई हैं, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो बहुत सी बातें जो है वो बाहर आकर अपनी अपनी हो जाती हैं और उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब जो मुलाकातें महदूद हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 जो कैदी मौजूद हैं, उनके दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है और वहाँ से पैगाम रसानी भी हो रही है, और वो जिसको पैगाम देना होता है उनकी मुलाकात होती है, इसमें कोई शक नहीं। और मुलाकात आज हुई भी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे हैं, उनके पीछे भी इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है बिल्कुल बाकायदा तौर पे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको ये मशवरा दिया गया कि अगर अपोजिशन जो है वो APC बुलाती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए। कल उन्होंने ये कहा, काजी साहब ये इसको गौर से देखना चाहिए, उन्होंने कहा कि ना हम हुकूमत में है ना हम अपोजिशन में हैं, और इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि अपोजिशन को बुलाया जाए और PTI को बुलाया जाए। तो वो उनका दिल भी कर रहा है कि वो अपोजिशन की APC में जाएं, तो APC से पहले ये शायद जो है एक फोरम दोबारा बुलाया जाए, जो कि एक खबर मैं और आपसे निकलवाना चाहता हूँ, जो जरदारी साहब की सेहत के हवाले से, और क्या हमारे दोबारा सदारत पे जो है वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म जा रहे हैं। लेकिन आपकी पहली बात पे मैं कमेंट कर दूँ, यार ये अजीब पोजीशन है कि सदर भी उनका, सेनेट का चेयरमैन भी उनका, उसके बाद जो है वो और भी तमाम गवर्नर, सारे गवर्नर भी उनके। तो ये कौन सी ऐसी अपोजिशन मैंने नहीं देखी। वैसे बात यह है कि ये तो मैं मान सकता हूँ कि जितने वो बाख्तियार हैं वो अपने आप को हुकूमत में ना ही समझे तो यानी अमली तौर पर ठीक होगा, मगर टेक्निकली वो कैसे अपोजिशन हो सकते हैं जब ये तमाम झंडे हिल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, मिनिस्ट्रियों के पैसे मिल रहे हैं, तो वो उस हद तक तो हम बाख्तियार कह सकते हैं। मगर ये कोई उनको अपने आप को अपोजिशन कहना तो मेरे ख्याल जेब नहीं देता। मियां साहब देखिए काजी साहब, वो अपने आप को अपोजिशन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ना हम अपोजिशन में हैं ना हुकूमत में हैं, लेकिन वो हम दरमियान में हैं। और दरमियान में जो है वो पता नहीं किस दरमियानी रास्ता को वो इख्तियार किए हुए हैं। एक जानिब जो उन्होंने 6 नहरों पर जो है मुखालफत की है, वहाँ पर करारदाद जो है मंजूर हो गई सिंध असम्बली में। और यहाँ वो तो मसला अलग है, मैं एक अलग बात पूछ रहा हूँ, कितने अरब रुपए जो हैं वो अब तरक्याती फंड्स के लिए दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को। मियां साहब देखिए काजी साहब, पीपल्स पार्टी तो फंड्स के लिए पैसे ज़्यादा मांग रही है, लेकिन अब वफाक जो है वो कह रहा है कि उतने ही पैसे लें जितने हम दूसरों को दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि एक मेंबर जो यहाँ पर पंजाब में मौजूद है और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, बल्कि जो मेंबर जो हार चुके हैं उनको भी तरक्याती फंड्स जो हैं वो दिए जाएं, और इस पर इख्तलाफ है, इस पर बातचीत चल रही है। और पीपल्स पार्टी को जो फंड्स हैं वो वफाक कह रहा है कि उतने ही फंड्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, कोई बात नहीं। ये फंड्स जब आते हैं तो फिर अल्लाह की रहमतें हो जाती हैं, मसाइल हल भी हो जाते हैं। ये फरमाइएगा कि जरदारी साहब की सेहत के हवाले से जो उनकी अपीयरेंस, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, मगर जिस दिन वो 23 मार्च को जब उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी तो कुछ खदशात थे और लोग ज़ाहिर दुआ गो हैं उनके लिए। तो क्या अब हो सकता है कि वो बाहर इलाज के लिए चले जाएं, और आइन के मुताबिक तो फिर सेनेट के चेयरमैन ही जो है वो सदारत के मसनद पर बैठेंगे? कोई ऐसी बात भी हो रही है? कल सब 23 मार्च को जब सदर जरदारी ने तकरीर की तो उनके अल्फाज जो अदायगी है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, और अदायगी उनसे हो नहीं पा रही थी, और वो अल्फाज कुछ बोलना चाहते थे वो कुछ बोल रहे थे। और इस हवाले से डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है कि वो आराम करें और इलाज करवाएं, और उनको जो मशवरा दिया जा रहा है हर तरफ से वो यही दिया जा रहा है कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं और वहाँ पर आराम भी कर लें और इलाज भी करा लें। और उस वक्त तक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट
वो उनकी जगह पर जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। वो पहले भी करते रहे हैं, जब सदर जरदारी बाहर जाते हैं बैरून मुल्क या वो वहाँ पर आराम के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं या चेकअप के लिए या किसी सरकारी दौरे पर, तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट ही कायम मकाम सदर होते हैं। अब भी मशवरा ये दिया जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे और सदर जरदारी जो है उनको मशवरा दिया जा रहा है कि वो इलाज के लिए और आराम के लिए बैरून मुल्क चले जाएँ। कैसा? अच्छा, ये जो अब गंडापुर साहब का बयान था कि जी वो किसी किस्म की मिलिट्री एक्शन की सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा, और वो सोलो फ्लाइट भी करते रहे हैं, जरगे भी करवाते रहे हैं, अपने ताई वो जो है वो जा भी रहे। इधर फिर इसके साथ साथ खबरें ये आती हैं कि खान साहब का शायद उन पर वो उस तरह से एतमाद भी नहीं रहा। तो ये जो एक दो धारी तलवार सी बने हुए हैं आजकल गंडापुर साहब, तो ये मतलब ऑन हूज साइड ही रियली इज़? देखें काजी साहब, गंडापुर साहब जो हैं उनका मामला ये है कि वो काबीना में तोसी जो है वो करनी है, लेकिन गंडापुर साहब जो है तोसी अपने मुताबिक करना चाह रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो अफ़गान तालिबान का है। अफ़गान तालिबान के हवाले अफ़गान जो है वो शहरियों के हवाले से है, जो कि रिफ्यूजीज़ हैं, महाजरीन, उनका मामला है। और उनको उसके हवाले में एक तनाज़ा ये मौजूद है कि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत जो है वो अफ़गान शहरियों को वापस भेजना चाहती है। चंद दिन रह गए हैं उनके यहाँ पर पाकिस्तान में, और हर सूरत जो है वो वहाँ पर भेजना चाहती है। और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल हो गए हैं, और जो पेशावर है उनसे डाटा भी ले लिया गया है और उनको ख़त भी लिख दिया गया है कि जो जितने तालिबान वहाँ पर तलबा तालबात मौजूद हैं अफ़गान, उनका जो है वो डाटा दिया जाए। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं उनका मौक़िफ़ और है, वो कहते हैं कि अफ़गान जो शहरी हैं उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए और उनको बिल्कुल वापस ना भेजा जाए और वो अफ़गानिस्तान के साथ उनको बातचीत करने दी जाए। लेकिन इस हवाले से अभी इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हुआ, और वफाक उनको समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि वो इस हवाले से कौमी पॉलिसी के आड़े ना आए और अफ़गान शहरी जो है उनको वापस भेजने में रुकावट ना बने, और वो उनकी रुकावट जो है वो उनको बनने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं। 1 अप्रैल से ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होनी है और अफ़गान शहरियों को वापस जाना है और उनको हर सूरत वापस जाना, और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। कैसा? अच्छा, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेरी लिक्विड जैसे सिचुएशन आप कहते हैं ना, उसी तरह है। और ये क्या मामला होगा, बहरहाल बड़े पेचीदा और गंभीर मसाइल हैं, इस पर इकट्ठा तो हमको बैठना पड़ेगा, मगर कितनी विजडम है जो प्रिवेल कर रही है ऑन दी टॉप, जहाँ से ये सब मसले हल होने हैं या फैसले होने हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे IPPs क्यों मुनाफों का हिसाब दें, क्योंकि जैसे इन मुनाफों ने तो हमें इस मुल्क की मीशत को खोखला कर दिया है। और ये मुनाफों का अगर हिसाब हमने मांग लिया तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे। वैसे इतने पर्दा नशीन भी नहीं है, सब जानते ही हैं, मगर फिर ज़रा रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुझे याद तो है और मुमकिन आप मेरी क्लिपिंग उसके पास ना हो, 2014 में मैंने अर्ज़ किया था कि ये मुनाफे के ब्लैक होल्स हैं, ये IPPs नहीं हैं, ये प्रॉफिट के ब्लैक होल्स हैं। खुदा न खास्ता खाकम बदन अगर पूरी रियासत डाल के भी हम इसमें डाल देंगे तो इनका पेट नहीं भरेगा, मगर हम कहीं के नहीं रहेंगे और हम यहाँ के रह गए हैं। ये आपने भी देख लिया मियाँ साहब, ये इनसे कौन वो यानी गुस्ताख है जो इनसे 15,000 अरब बताया आपने, 15,000 अरब रुपए के मुनाफों का जो है वो मांग रहा है हिसाब। और कौन है इस तरह का गुस्ताख मियाँ साहब, और क्या खबर है ये ज़रा बताएं हमें। काजी साहब, जब 1994 के IPPs लगे थे और उसके बाद 2002 के और फिर 2015 के IPPs लगे थे और फिर विंड पावर प्लांट्स लगे थे, इन चारों IPPs की जो है अलग अलग कहानी है और बड़ी भयानक और बड़ी ही अजब करप्शन की गजब कहानी है। इसमें जो IPPs लगे थे इनको जो मुनाफा उस वक्त रखा गया था 15% रखा गया था, और मुनाफा जो है वो डॉलरों में दिया जाना था। और उसके बाद जो IPPs हैं इन्होंने 17% भी मुनाफा लिया और 23% भी मुनाफा लिया, और अपने एग्रीमेंट से आगे जाकर मुनाफा लिया और 35% तक जो है मुनाफा लिया गया और डॉलरों में लिया गया, ये कहा जाता है। बल्कि हिसाब जो वजारत तवानाई का है उसके वो बताते हैं कि 15,000 अरब रुपए का मुनाफा जो है ये IPPs कमा चुके हैं। कुछ IPPs ऐसे हैं काजी साहब कि जिन्होंने उतना सरमाया लगाया नहीं जितना जो है उसके अंगेंस्ट मुनाफा जो है वो लिया गया। हालांकि सरमाया जो है वो चंद मिलियन लगाया, लेकिन उसको 150 मिलियन जाहिर करके डॉलर तो उस पर जो है वो मुनाफा जो है वो हासिल किया गया। इसीलिए IPPs जो है वो फ्रांसिक ऑडिट से डरते हैं, और बहुत से IPPs ने ये कहा है कि
कि उनका फोरेंसिक ऑडिट ना किया जाए और उसके मुनाफे की तहकीकात ना की जाए। उनको कहा जितना भी रेट कम करना है हमें बताएं, हम रेट कम कर देते हैं। पहले तो रुजू भी किया जा रहा है। पहले तो मेरी तरफ से उन्हें यकीन दिला दें हर चंद के मैं एक बेख्तियार आम सा एक बड़ा यानी कम माया साफ़ी हूँ, मगर मुझे यकीन है आपको कोई हाथ नहीं डाल सकेगा, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की कमी नहीं है। मगर एक बात मैं ज़रा अर्ज़ कर दूँ, 2014 में ज़रा ये भी अवाम यानी हमारे नाज़रीन को पता चल जाए ये क्यों नहीं दे रहे। इसलिए कि ये जो 2014 की इशाअत की मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल टाइम्स की, उसमें ये जो मुनीर कमाल साहब जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा या कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं गालबन, उनके हवाले से ये खबर दी थी और वो ये थी मियाँ साहब कि इनका जो है 2080 का कोलैटरल था, इनका इनपुट यानी जिस चीज़ से बिजली बननी थी वो आपकी और मेरी जेब से जाना था। फिर अगर इन्होंने 80 रुपये 20 रुपये के मुकाबले में 80 रुपये बैंक से कर्जा लेना है तो वो कर्जा जो है वो मैंने और आपने अदा किया। और एक स्कैंडल और भी आया था अगर आपको याद हो कि जो इनको रॉ मटेरियल तेल या फर्नेस ऑयल की सूरत में दिया जा रहा था, एक खबर ये भी आई थी कि वो मार्केट में बिकता हुआ पकड़ा गया था, यानी वो भी यानी ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में इस तरह के मुआहदे कभी कहीं नहीं हुए। और अगर आज इतने पोटेंशियल वाला मुल्क जो है वो आज एक कशकोल लेके धक्के खाता फिरता है तो उसकी वजह यह है। मगर फिर भी खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, फड़े हो ही जान के जिन्हें कुछ नहीं कीता। जी मियाँ साहब। काजी साहब देखें, जो आप बात कर रहे हैं कर्जों की, उस कर्जों के पैसे हम अदा कर रहे हैं, अभी बिलों में अदा कर रहे हैं। आपने बिल में देखा होगा एक फाइनेंस सरचार्ज FC सरचार्ज लगा हुआ है, वो सरचार्ज जो है वो फाइनेंस सरचार्ज कहलाता है। और वो जो कर्जा लिया गया था उन पर जो सूद की अदायगी है वो मैं और आप और सब आवाम जो है वो अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस हैं जिसमें जो क्यूटी है या TR सरचार्ज है वो भी इसी कीमत में जो है वो लिया जा रहा है। और अभी जो आपने बात की एक वजीर हैं अली परवेज मलिक साहब, एक वजीर हैं, बड़े आदमी हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं। ज़रा उन और वजीर भी हैं इस हुकूमत में, ज़रा उनका साठ सुने वो क्या कह रहे हैं। अच्छा तो ये देखें जी, अब देखें मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं। वो इसलिए बंद हो गई हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिटिव नहीं रही। आप बाहर से इंपोर्ट कर लें तो सस्ती पड़ेगी, यहाँ से आप खरीदेंगे लोकल बनाई हुई ये बिजली जो दुनिया से दो गुना महंगी दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ के मुख्तलिफ आके इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो अली परवेज मलिक साहब कुछ गलत नहीं कह रहे, मगर सवाल ये है कि 1994 के मुआहदे खोलें, 2002 के मुआहदे खोलें, 2015 के मुआहदे खोलें और करारवा अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से माशी दहशतगर्दी खत्म होगी तो ये दूसरी दहशतगर्दी खत्म होगी। तो देखें, और आप टैक्स किससे ले रहे हैं? 33 अरब रुपए का टैक्स उन लोगों ने दिया जो तनख्वाहदार तबका है, और इन पर तो टैक्स भी गालबन कोई नहीं था, आई डोंट नो। अच्छा अब मियाँ साहब ये मैंने और यहाँ आपने कहा था ना, जब यहाँ पे एप्टमा के चेयरमैन आए थे और आप भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था ये आप जरा खोल के तो देखें, ये जूतियां सर पे रख के भाग जाएंगे, जिस तरह डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने कहा था। मैं बार बार कहता हूं कि मलाइशिया में जब उन्होंने खोलने की बात की कि तुम्हारे मुआहदे खोलते हैं, तो वो वहां से फरार हो गए, रातों रात कंटेस्ट ही नहीं किया। तो लिहाजा ये इसलिए कहते हैं कि 15,000 अरब जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, इसे ना खोलें। मगर फिर भी मैं कहूँगा इंशाल्लाह कोई नहीं खोलेगा, यहाँ पे मजाल नहीं है किसी की। काजी साहब असल में जो IPPs हैं उनकी मशीनरी का अगर ऑडिट करा लिया जाए कि जो मशीनरी लेके आए थे वो नई थी या पुरानी थी। आपने देखा कि वो हमने एक डाटा शीट जो है वो नाज़रीन के सामने रखी थी जिसमें बताया गया था कि कोई भी पावर प्लांट जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहा। कोई जो पावर प्लांट है वो 2% पे बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन वो उसको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अरबों रुपए की दी जा रही है और वो बिजली भी वो 80 रुपए 70 रुपए में पैदा कर रहा है। इस तरह के जो है वो 70% जो है जो IPPs हैं वो इसी तरह की IPPs हैं। बाकी जो IPPs हैं उनको तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे बिजली ट्रांसमिट नहीं हो पाती। तो यही वजह जो है वो आपने खबर दी थी, एक खबर दी थी, मैं आपको याद दिलाऊं, आपने खबर दी थी कि एक तो मशीनरी किसी पुराने जहाज से निकाल के लगा दी गई थी। मेरी यादाश्त मुझे ठीक मदद कर रही है, ऐसी खबर दी थी आपने, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल काजी साहब वही है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई थी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का कहा गया था और नेपरा ने गाइडलाइन जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू ब्रांड होनी चाहिए, लेकिन वहां पर जो है वो कचरा टेक्नोलॉजी लाई गई और उसको जो है वो नस्ब कर दिया गया। मैं कहता हूं कि ये अगर हम खोलें
मियाँ साहब ये बात यहाँ पे हुई, अरशद अब्बासी साहब ने की, आपने की, डॉक्टर इकराम साहब ने की, और लोगों ने की कि अगर ये खोल के हम ये स्पेसिफिकेशन देख लें कि वो स्पेसिफिकेशन एग्रीड अपॉन क्या थी, जो 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 सब क्रिटिकल यानी कैपेसिटी पे ये मशीनें लेके आए, तो वहीं ये पकड़े जाते हैं। कल ये सारे अंदर होंगे या इंसाफ शुरू हो जाए तो बड़े बड़े मौजूद अंदर हो जाएंगे, मगर अभी तक तो शुरफा के अंदर होने का ही वक्त है। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, मैंने कल ही अर्ज किया था कि ये जो खुशखबरी है ये ज्यादा देर नहीं रहेगी। आज फिर जो है कई दफा बना के हातम तय की मकबरे को डिमॉलिश कर रहे हैं कि 30 पैसे माशाल्लाह बिजली की कीमत में कमी कर दी जाएगी, मगर नेट मीटरिंग के हवाले से जो अब खबर आई है उसमें मजीद कंफ्यूजन डाल दिया गया है। अब 7 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए होगा और किसी वक्त भी ये मुआहदा बदल सकता है। गोया ना ही लगाओ तो जंगी गल है ये जो आपके सोलर है। मियाँ साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? कायद साहब, इस हवाले से 3 खबरें हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो नेट मीटरिंग के हवाले से है, वजीर आजम ने तो कुछ और कहा है और वजारत तवानाई जो है वो अभी तक उसी पॉलिसी पर डटी हुई है। और आज वजारत तवानाई से ये खबर आई कि जो नेट मीटरिंग है वो उसको 5 साल पर महदूद कर दिया जाएगा। हालांकि जो वजीर तवानाई है उन्होंने कहा था कि जो इनका पे बैक है वो 5 साल में मुकम्मल होगा। पहले जो है वो 2 साल में मुकम्मल होता था, लेकिन ऐसा जो है वो ये जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है इसमें जो नई चीज जो है वो डाली गई है। और दूसरा ये डाला गया है कि जो रेट्स हैं वो 10 रुपए के ही होंगे। और साथ ये भी कह दिया गया है कि जो बिजली का बिल है वो अलग अलग बनेगा। जो सारिफ जो है वो जो बिजली देगा उसका अलग रेट बनेगा 10 रुपए के हिसाब से, और जो हुकूमत से बिजली ली जाएगी आस्को से डिस्को से वो 48 रुपए 80 पैसे के हिसाब से ली जाएगी। और अलग अलग बिल बन के उसमें जो माइनस किया जाएगा तो फिर सारिफ को बिल पड़ेगा, वो के बिल को सारिफ को बेहतरीन और बड़ा बिल पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो खबर जो है वो कायद साहब ये है कि हुकूमत ने ये खुशखबरी ही समझ ली जाए कि जो पहले अदायगियां सार्फिन से वसूलियां कर ली थी वो वापस की जा रही हैं। जनवरी के अंदर सार्फिन से 30 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए गए थे, अप्रैल में वो वापस किए जा रहे हैं। कल नेपरा इस पे समाअत कर रहा है और समाअत के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा और सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 30 पैसे जो है वो कम चार्ज किए जाएंगे। और इसके अलावा और भी है कायद साहब, साथ साथ ये खुशखबरी, एक काइंडली खुशखबरी सुन लीजिए। जो अच्छी खबर है ताकि नाजरीन के लिए बेहतर खबर हो कि जो वजीरिस्तान का इलाका है जहां पर जो है वो दहशतगर्दी भी हो रही है, लेकिन साथ साथ वहां पर जो है वो तेल के कुएं भी निकल रहे हैं, गैस भी निकल रही है। और आज जो माड़ी एनर्जीज है कंपनी है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमने वहां से गैस की पैदावार शुरू कर दी है। 26 मिलियन एकड़ क्यूबिक फीट गैस वहां से निकल रही है और 240 बैरल तेल जो है वहां से यौमिया बरामद हो रहा है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हमने आगे बढ़ना है, गालिबन मेरे एक ब्रेक है और अभी मैं ये अर्ज कर दूं मियाँ साहब के देखें जी 30 पैसे तो कम कर दें, वो मेहरबानी, और तेल भी निकल आए। मगर ये है कि मैंने जिस तरह कल कहा था अभी तक तो तेल अवाम का ही निकल रहा है, जब वो निकलेगा तो यकीनन हम तालियां में जाके वाह वाह कर देंगे। अच्छा मियाँ साहब, अब ये कह रहे हैं ये खबर आप देख रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट कुड फेस डिफॉल्ट रिस्क एज सून एज जुलाई एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब बात ये है कि मियाँ साहब ये जो खबरें हैं इसे हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, जिस तरह अंग्रेजी में मुहावरा है ना, उस हमें देखना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त जो सिटिंग इशराफिया है अमेरिका की, उसको तो रैटल करके रख दिया है, उड़ा के रख दिया है इसने ट्रंप साहब ने। और कर्जा तो उस पर ऑलरेडी हमें सबको पता है 36 ट्रिलियन डॉलर का है। अब मसला क्या है, अभी तक जो रिजर्व करेंसी है दुनिया की वो डॉलर ही है, और जब तक डॉलर रहेगा तो जब तक वो डॉलर खुद छाप सकते हैं तो उस वक्त तक वो, और खुद उनकी अपनी करेंसी है, तो वो डेट सीलिंग को ऊपर ले जाते रहेंगे। और डेट सीलिंग को हर साल वो ऊपर ले जाते हैं जब भी उनका बजट आता है। मगर ये बात अमली तौर पर दुरुस्त है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मेशतें इस निज़ाम की वजह से दिवालिया हो चुकी हैं, अफराद बेपनाह अमीर हो चुके हैं, अफराद और रियासतें जो हैं वो बेपनाह मकरूज हो चुकी हैं। और ये हर जगह है, ये वतन अजीज से लेकर अमेरिका बहादुर तक आप चले जाएं और क्राइसिस यही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंसान का सर तो जो है वो इतना बड़ा हो जाए और टांगे उसकी जो है पेंसिल की तरह हो, तो ये हो गया। तो ये है चाइना इज टर्निंग अ प्रेशर ऑन वॉलमार्ट दैट। अच्छा, वॉलमार्ट का सुन लें, दैट वॉलमार्ट ऑलरेडी एक वो अब चाइना से रिक्वेस्ट कर रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, इसका पहले ही बेड़ा गर्क जो है उसने कर दिया है। ये जो ऑनलाइन जो आ गई आपकी रिटेल बन गए हैं आउटलेट्स,
तो अमेज़ॉन वगैरह। लेकिन ये कि ये इसके लाखों, ये सबसे बड़ी चेन है दुनिया की, और ये अब इट इज़ आल्सो जो है फेस कर रही है ये किसी वक्त भी कलैप्स। इससे लाखों की तादाद में इसके मुलाजमीन हैं, ये नीचे जाएंगे। और फिर मैं ये स्टोरी हम इसलिए मियां साहब कर रहे हैं कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा कहते हैं कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, कि अमेरिका जब छींक लेता है तो दुनिया को बुखार चढ़ जाता है। तो ये क्योंकि सबसे लेकिन भाई साहब अब तो बुखार जो है वो अमेरिका को चढ़ा हुआ है, और जो ट्रंप की पॉलिसियां हैं, टैरिफ पॉलिसी, उसने अमेरिका को बुखार चढ़ा दिया है। और चीन इस हवाले से जो है वो बिल्कुल छा रहा है पूरी दुनिया पर, और दुनिया की मार्केटें जो हैं वो उस पर छा रहा है। और उसकी जो तजारत है वो यहाँ तक जा रही है कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं उन्होंने चीन के तरले शुरू कर दिए हैं कि खुदारा टैरिफ जो है वो ना लगाया जाए। लेकिन चीन की जानिब से एक ही पैगाम है कि ट्रंप को समझाया जाए, टैरिफ उसने लगाया था क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा दरामदात हैं उसकी चाइना के साथ, और चाइना से वो खुराक भी हासिल करता है, चाइना से जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो भी हासिल करता है, और वो महंगी हो रही हैं, वहाँ पर जो है महंगाई बड़ी बढ़ रही है। और ये इसका असर जो है वो कायद साहब जो आप कह रहे थे डॉलर का, कि डॉलर उनका अपनी करेंसी है वो खुद छाप लेते हैं, लेकिन एक हद तक की उसकी ताकत हो सकती है। जब इतनी बड़ी तजारती मंडी जो है वो अपनी ताकत खो रही हो तो डॉलर भी अपनी ताकत खो देगा। और साथ साथ आपने देखा कि सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है, लोग सोना क्यों खरीद रहे हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि डॉलर की ताकत जो है वो कम हो रही है, और एक हद तक ही डॉलर जो है वो आगे जा सकता है। अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे उनके अंदर जो रियासतों में प्रॉब्लम जा रही है, इससे डॉलर जो है वो खराब होगा। मैं एक तस्वीर देख रहा था, शायद हमारे ऊपर मौजूद हो, कि ये जो जिसे सूप किचन्स आप कहते हैं, ये एक फूड बैंक्स होते हैं, ये बरतानिया हर जगह है, और गुर्बत तो हर जगह है। इसको ये तो भूल जाएं कि अगर कोई अमेरिका बड़ा मुल्क है तो वहाँ गुर्बत की हालत ये है कि मैंने खुद मैंने देखा है। तो ये जो कट कर रहे हैं इस पे जो खैरात है, और ये जो इनकी क्या कहते हैं वो एक स्टैम्प्स देते हैं, वो फूड स्टैम्प्स देते हैं, तो एक गुर्बत तो बढ़ेगी इन इलाकों में। मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस स्टोरी को मुकम्मल भी करेंगे कि ये कैसी दुनिया तुलू हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड में, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि लोग इजराइल से खुद उनके अपने लोग, उनकी इशराफिया वहाँ से क्यों भाग रही है, और अमेरिका के बहुत से जो फौजी हैं, हाजिर सर्विस फौजी जो हैं, वो एहतजाजन इस्तीफ़े क्यों दे रहे हैं अमेरिकन फ़ौज से। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, एक बड़े आदमी का कहना है कि कुछ अदवार ऐसे होते हैं जब हफ्ते दहाइयों में गुजरते हैं, और फिर वक्त बदलते हैं, वक्त की रफ्तार तेज़ होती है, और वक्त के एक छोटे से जो एक लकीर है उस पर वाक़यात की भीड़ लग जाती है, और यूँ लगता है कि दहाइयाँ हफ्तों में गुजर रही हैं। कल की बात है, हमें ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में ट्रैवल एडवाइजरी है, ट्रैवल ना करें, अमेरिका बहादुर कह रहा था। आज यूरोप की मेजर ताकतें उन्होंने ये कहा है कि जी अमेरिका बहादुर में अपने शहरियों को कहा है कि आप ना जाएं, वहाँ जाना ख़तरनाक है। ये एक बात होगी। दूसरी बात मेरे लिए हैरत की ये थी कि अब ये खबरें आमतौर पर उनकी मेन स्ट्रीम एजेंसीज नहीं देती, कि ज़ाहिर कंट्रोल्ड है, 5-6 ग्रुप हैं जो सारे अखबार, टीवी और तमाम न्यूज़ एजेंसियां वो कंट्रोल करते हैं। और ख़बर क्या है कि वहाँ से तकरीबन एक साल में तकरीबन जो इजराइल में से 83,000 और यानी एलीट के लोग, यानी जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो अपनी हुक्मरान इशराफिया से घबरा कर भाग गए। वैसे यानी ये भी याद रखिएगा, हमारी नायब ने भी कोई फिक्र दी थी कि यहाँ से नीवे नीवे होकर कौन निकल रहे हैं। मैं उन बेचारों की बात नहीं कर रहा जो किश्तियों में बैठ के मौत के हवाले हो जाते हैं, जो दीगर लोग भी जो है निकल रहे हैं। कारोबारी हजरात के बारे में उन्होंने ये कहा था। तो ये ट्रेंड तकरीबन पूरी दुनिया में नज़र आता है। और तीसरी खबर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ मियाँ साहब, वो बड़ी हैरान कौन थी, और वो मैंने नेट पे मैंने व्लॉग देखा, फिर मैं नेट पे गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढी कि अमेरिका के जो बहुत से हाजिर सर्विस फौजी हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, गजा के जो गले काट रहे हैं, वो लोगों के मासूम बच्चों को मार रहे हैं उस, और वो आपको याद होगा, वो हम वीडियो यहाँ चला नहीं सकते कि एक फ़ौजी ने किस तरीके से जाके इजराइल, गालिबन इजराइल की एम्बेसी के सामने अपने ऊपर, एक हाजिर सर्विस फ़ौजी ने अपने ऊपर पेट्रोल उंडेल के अपने आप को एहतजाजन आग लगा दी थी। तो वो आप डिजर्शंस कर रहे हैं अमेरिका की फ़ौज से। ये है ज़माना, दुनिया कैसे हम ये सोच भी नहीं सकते थे 3-4 महीने पहले मियाँ साहब कि इस तरीके से ज़माना करवट बदलेगा और हम फर्स्ट वर्ल्ड खुद एक बहुत बड़े बुहरान में आ जाएगी। जी मियाँ साहब।
देखिए कैसा अमेरिका जो है वो खुद एक्सपोज हो रहा है हर लिहाज से। आप देखें उन्होंने यमन पर हमला किया, और मैं ये बताता हूं कि यमन पर हमला करने से पहले क्या किया उन्होंने। यमन पर हमला किया और वहां से जो ताबड़तोड़ हमले हुए, और फिर हौसियों की जानिब से जो कि जिनको बिल्कुल एक ऐसा समझा जाता है कि वो कोई ताकत नहीं है, वो बागी हैं, उनको बागी कहा जाता है, उनकी तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले हुए तो फिर मिसाइल दागे गए और उनके जो बहरी बेड़े हैं वो भी तबाह हो गए। और फिर वो जो सुपर ताकत थी जो वहाँ पर पानियों के अंदर अपनी ताकत जमाने आई थी, वो वहाँ से भागने पर मजबूर है। दूसरी जानिब देखें कायद साहब जो उनकी सीक्रेसी है वो कैसे लीक होती है कि वो एक ऐसा ग्रुप, ऐसा चैट ग्रुप जो कि हाई ऑफिशियल्स, बल्कि उसको कहा जाए कि वो एक बड़ा सीक्रेट ग्रुप था जिसमें एक सहाफ़ी को ऐड कर लिया जाता है और तमाम तर प्लान जो है वो चेकआउट हो जाता है। और उस ग्रुप के अंदर मैंने नाम पढ़े हैं, मैं हैरान रह गया हूं कि ऐसा ग्रुप जिसमें नायब सदर जो है अमेरिका के वो मौजूद हों, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हों, अमरीकी वज़ीर ख़जाना हो, CIA के डायरेक्टर हों और इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो भी हों, और उसके अलावा इंटेलिजेंस जो नेशनल एजेंसी है उसकी जो डायरेक्टर हैं वो भी हों, और इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो भी उसमें मौजूद हो, और कौमी सलामती के मशीर भी हों। ऐसा ग्रुप जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन लीक हो जाना और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसी तरह जो है वो अखबारात में आ जाना, ये कैसी सीक्रेसी है, कैसी सुपर ताकत है कि उनका जो है वो इस तरह एक्सपोज हो रही है। और वो यमन के अंदर आकर उन्होंने जो एक नया अफगानिस्तान ढूंढने की कोशिश की थी, वहां से उनको लेने के देने पड़ रहे हैं और वहां से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वहां से भागना शुरू हो चुके हैं जो अमेरिकन फौजी हैं। मियां साहब एक बात तो माने, ये यमन की एक बड़ी खूबसूरत तारीख है। कोल्ड वॉर में यमन के 2 हिस्से भी थे और वहाँ किस किस्म का निज़ाम था इसमें हम कभी बात करेंगे, मगर एक अकेला मुल्क जिसकी कोई ताकत भी नहीं है वो खड़ा हुआ है इस सारे के सारे कैपिचुलेट करके जो लेटे हुए हैं। अगर हम ये OIC देखें, ये बाकी लोगों को देखें, वाहिद मुल्क है यमन जो है, कोई सुपर ताकत भी नहीं है। फिर मुझे ये भी याद आया मियाँ साहब कि इजराइल को आखिरी शिकस्त जो है वो जमाल कहते हैं, या जमाल अब्दुल नासर हम पढ़ते थे, उसने दी थी, और उस जंग में पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारे भी शामिल हुए थे और उसमें इजराइल को जो है उन्होंने खाक चटवाई थी, या जो भी आप कहते हैं। तो उसके बाद से ऐसी कैपिचुलेट किया इन्होंने, ये नोटों की ऐसी बहार आई और फिर ऐसी इस तरीके से जो कंप्रोमाइज़ हुए कि आज इस तरह से बच्चों के गले कट रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि सिर्फ यमन खड़ा है और यमन लड़ रहा है और कुर्बानियां दे रहा है और वहां भी बॉम्बिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। जी मियां साहब देखिए कायद साहब, यमन की जो लड़ाई है वो उसको मजबूत बनाएगी ईरान को, और ईरान मजबूत होगा तो फिर इजराइल जो है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि इजराइल जो है वो और अमेरिका का एक मंसूबा था गजा पर कब्जा करने का, और वो मंसूबा जो है नाकाम हो चुका है। एक मंसूबा तो पूरे मशरिक़ वस्ता ने मिलकर वो नाकाम कर दिया। दूसरी जानिब जो है वो इस तरह दूसरा जब हमला किया इजराइल ने और वहाँ पर फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, इधर से अमेरिका जो है वो अपने असर बढ़ा रहा था, तो हौसी बागियों ने वहाँ पर जो है उनका नाटका बंद कर दिया है। और यही वजह बनी है कि उस खित्ते में अब जाए पनाह नहीं मिल रही, और जो अब ईरान है वो अब जो है वो सामने आ रहा है, और ग्रीनलैंड की जानिब जो अमेरिका बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से भी चाइना की तरफ से जो है वो असर और सूख बढ़ रहा है। तो अमेरिका जो है चारों तरफ से एक तो घेरा गया है, इजराइल भी घेरा गया है, और दूसरी जानिब जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो मज़ीद अमेरिका को ख़राब कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो मशरिक़ वस्ता में वो जिस मकासद के लिए आया है अमेरिका वो हासिल कर पाएगा, ना इजराइल हासिल कर पाएगा अगर वो ईरान से जो है वो जंग। नहीं, मेरे तो ख्याल ये मियाँ साहब देखें, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि पब्लिक अपराइजिंग्स हो रही हैं, इजराइल के अंदर इतनी बड़ी अपराइजिंग होगी, और इस तरह से आप देखें तुर्की का तो मामला ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो एक ही मफादात को यानी प्रोटेक्ट करने वाले आदमी, चाहे वो इमाम साहब हों, जो क्या नाम है अकरम इमाम साहब हैं, या ये हैं तकरीबन एक ही किस्म के नज़रियात के ये लोग हैं, इसलिए इनकी लड़ाई एक बेमानी रहेगी। मगर मुझे लगता है कि तुर्की में एक बार फिर जो उर्दवान है वो इस पर काबू पा लेगा, वो इसलिए कि उसके सामने जितनी अपोजिशन है वो स्कैटर्ड है। और दूसरा ये कि इस लड़ाई में नेटो में और यूरोप को ज़रूरत पड़ गई है, एक फॉर्मिडेबल फोर्स है तुर्की के पास, उसको इस फौज की ज़रूरत है, क्योंकि रात को ख्वाबों में आके ट्रंप अब यूरोप के लोगों को डरा रहा है। इसलिए कोई एक मुल्क कहता है कि कभी फ्रांस को कहते हैं, कभी यूके, 2 मुल्क ही ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर कवर है या एक डेटरेंस है, तो वो मांग रहे हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ी मुख्तलिफ दुनिया और लिबरल डेमोक्रेसी पे जो लोगों का बड़ा एक सिद्ध के दिल से ईमान था, वो उसके परखचे मुड़ के देखें। जो ट्रंप है
ट्रंप भी बेसिकली जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक एलीट है और जो उनके मफरूजे थे वो उड़ा के रख दिए। अमेरिकन वर्किंग क्लास ने वोट दिया है इसको ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप बड़े अरसे, आपको पता है कि वर्किंग क्लास का नाम लेना छोड़ दिया था इन्होंने, सिवाय बर्नी सैंडर साइड पे बैठ के बात कर लेता था। ये इतना तेज आदमी है कि 2015 में इसने एक प्रोफेसर को कहा यूनिवर्सिटी के कि यार बर्नी सैंडर जब बात करता है गरीब आदमी की तो लोग उसकी कान सुन, तो इसने भी गरीब आदमी का कार्ड बेचा है। हालांकि 2-2.5 साल में ये भी एक्सपोज हो जाएगा। बहरहाल ये यमन, लेकिन काजी साहब जो तुर्की का मामला बता रहे हैं ना, तुर्की का मामला और है, तुर्की में भी इस्लामोफोबिया जो है वो उससे डर लगता, जो इस्लामोफोबिया है उन जो बाकी कुव्वतों को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। असल में तुर्की में जिस अपोजिशन को सामने लाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर जो जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं वो सेकुलर कहलाया जाता है। वो जिस तरह खिलाफत टूटी थी तो खिलाफत के बाद जो है वो जिस तरह की हुकूमत आई थी इसी तरह की दोबारा हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उर्दवान के हवाले से ये कहा जाता है कि ये इस्लामिस्ट है और इस्लाम पसंद बंदा लीडर है और उसको जो पसंद, लेकिन नहीं काजी साहब जो उसको पसंद करते हैं। मैं क्लोजिंग पे आ रहा हूं। मियां साहब दोनों एक जैसे हैं। अवाम निकले हुए हैं कि 2008 के रिसेशन के बाद शदीद इन्फ्लेशन बढ़ी है और वो जो माशी मुआवजा था वो मुंह के बल आके गिरा है, इसलिए लोग बाहर निकले हुए हैं। मगर दोनों लीडर जो हैं एक ही तरह के मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।